हेलो एवरीवन। हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में प्रेसिडेंट के बारे में समझ चुके थे। प्रेसिडेंट के बाद नंबर आता है वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट होता क्यों है? क्या हमारे को इस पद की वाकई में जरूरत है? यदि जरूरत है तो कहाँ कहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है, हम पूरा इस चीज को समझेंगे। तो हम वाइस प्रेसिडेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। वाइस प्रेसिडेंट में जैसे हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या ये अपॉइंटेड हैं कि इलेक्टेड हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनको कोई भी पर्सन जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है या वाइस प्रेसिडेंट बनने का इच्छुक है उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होगी, इसके अलावा उनका टेन्योर क्या क्या होता है, और यदि उनको रिमूव करा जाता है तो रिमूवल प्रोसेस क्या है, और आपका लास्ट जो कि हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था वो कि वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होगी। बात करें वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो राष्ट्रपति की तरह प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट भी जो है आपका इलेक्टेड बॉडी है। इलेक्टेड बॉडी का मतलब हो गया कि ये अपॉइंट नहीं होता, जैसे गवर्नर अपॉइंट होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, वैसे नहीं है। प्रेसिडेंट की तरह इन्हें भी कोई ना कोई लोग होंगे जो इन्हें चुनते होंगे। अब इलेक्शन कराने यानी इलेक्टेड बॉडी है, मतलब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कराने के दो तरीके हैं, पब्लिक को डायरेक्ट इन्वॉल्व करो, डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट के भी जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, मतलब सीधे पब्लिक जो है वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट को वोट नहीं करती है। तो फिर इनडायरेक्ट कैसे है? इनडायरेक्ट का मतलब ये होगा कि पब्लिक ने किसी एक्स पर्सन्स को चुना, फिर उसने आगे वोट करा वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अब ये एक्स पर्सन्स कौन होते हैं? इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज डायरेक्ट मतलब पब्लिक सीधा चुनेगी वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि होता नहीं है। तो फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपका क्या है, पब्लिक और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कोई ना कोई मीडिएटर का काम करता होगा, यानी पब्लिक ने किसी को चुना और आगे उसके बिहाफ पे इनडायरेक्टली पब्लिक के रोल को शो करते हुए उसने वाइस प्रेसिडेंट को चुना। और जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, यानी चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तो इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसमें एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। अब एमपीज भी दो तरीके के होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक लोकसभा के, एक राज्यसभा के। और राज्यसभा में इलेक्टेड एमपीज भी होते हैं और 12 नॉमिनेटेड एमपीज भी होते हैं। तो आपने बात करी कि एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो कौन से एमपी पार्टिसिपेट करते हैं? तो ऑल एमपीज, यानी बोथ इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड एमपीज, कहां के? दोनों जगह के, ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जबकि प्रेसिडेंट में याद करो, प्रेसिडेंट में क्या था, केवल इलेक्टेड एमपीज पार्टिसिपेट करते थे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये 12 नॉमिनेटेड एमपीज पार्टिसिपेट नहीं करते थे, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड एमएलएस भी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन एमएलएस, अब वाइस प्रेसिडेंट में क्या है भाई, प्रेसिडेंट तो पूरे इंडिया का रोल मॉडल होता है, पूरे इंडिया को लीड करता है। वाइस प्रेसिडेंट में पूरे इंडिया स्टेट का कोई रोल नहीं होता, स्टेट का कहीं रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता, तो उनको शामिल भी नहीं करते। और सही बात भी है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सही भी करा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करा प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। अब जहाँ पर वहाँ पर क्या होता था, एक एमएलए के वोट की वैल्यू अलग, एक एमपी के वोट की वैल्यू अलग। यहाँ पर सब कुछ इक्वल है, केवल एमपी हैं तो सबके वोट की वैल्यू इक्वल। तो हम यहाँ पर पढ़ने से भी बच गए, बढ़िया है। कुछ तो बड़ा हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, कुछ तो हमारा सिलेबस कम करा। तो बोथ इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगेन इसका इलेक्शन कराने का तरीका और इलेक्शन कौन करवाता है, तो इलेक्शन करवाने के लिए जो बॉडी है वो है प्रेसिडेंट की तरह इसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका इलेक्शन कराता है।
और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से ये इलेक्शन होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसको बोलते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमण मत। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने का तरीका क्या है? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है तो नो डाउट ईवीएम्स का यूज तो नहीं हो सकता। तो यहां पर किसका यूज होता है? बैलेट पेपर्स का। कौन कराता है इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो हर इलेक्शन में इश्यूज हो सकते हैं। किसी भी इलेक्शन, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि बिल्कुल प्योर उसमें कोई इशू आ ही नहीं सकता। तो यदि इलेक्शंस में इशू हो सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी इलेक्शन इशू होते थे, तो हम कहाँ जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यदि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई इशू है या कोई शिकायत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। एमएलएस का इलेक्शन है तो हाई कोर्ट जा सकते हो। एमपीस का इलेक्शन है तो भी हाई कोर्ट जा सकते हो। जैसे इंदिरा गांधी का याद करो एग्जाम्पल। इंदिरा गांधी का इलेक्शन, इंदिरा गांधी की जो मेंबरशिप जो रद्द करी थी वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करी थी। क्योंकि एमपी से रिलेटेड जो के इलेक्शन से रिलेटेड जो इशू होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं। तो ये समझने वाली बात थी। बात करें कि कौन वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, तो क्वालिफिकेशंस या एलिजी। तो पहली बात तो वही सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, मिनिमम एज प्रेसिडेंट की तरह इसकी भी 35 इयर्स। थर्ड, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे ना हो। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद कहां पर? शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ना कि ही किसी पब्लिक अथॉरिटी यानी आप बोल दीजिए किसी पीएसयू में लाभ के पद पे ना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद। फोर्थ, शुड बी एलिजिबल टू इलेक्ट एज राज्यसभा एमपी। प्रेसिडेंट लोकसभा का एमपी बनने के योग्य होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एमपी बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है, जो कि हम उसकी पावर्स में समझेंगे। तो यहाँ पर राज्यसभा क्यों है, लोकसभा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन कम से कम इतना तो एलिजिबल होना चाहिए ना कि वो राज्यसभा का जो दूसरे मेंबर चुन के आ रहे हैं उनके बराबर वो कम से कम उतना तो एलिजिबल हो। तो ही शुड बी एलिजिबल टू इलेक्ट एज राज्यसभा एमपी। राज्यसभा एमपी नहीं होगा, राज्यसभा एमपी नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट। बात करें इनके टेन्योर की, तो वही कोई भी प्रेसिडेंट होता है तो वो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन वो 5 साल के पहले भी ये जो सीट है वो वैकेंट हो सकती है, वॉइड क्रिएट हो सकता है यदि वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, यदि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट बोले तो गलत तरीके से चुना गया है। गलत तरीके से कैसे? ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि मेरी एज तो 34 ही है यार, ये अपनी 35 एज बता दे, ये लाभ के पद पे हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इसने गलत शो कर रखा हो, तो बाद में भी ये चीज़ें डिस्कस हो जाती है कि इलेक्शन में कुछ धांधली तो नहीं हुई, उस हिसाब से इसका इलेक्शन रिजेक्ट हो जाए। थर्ड चीज़ ये है कि आपके ये अपना रिजाइन दे दे, किसको देगा? प्रेसिडेंट को, या फिर इसको खुद पार्लियामेंट जो है
रिमूव कर दे, चारों केस पॉसिबल। जिसे प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती थी तो उसको काम करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो था वो आ जाता था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। वो आपको जब हम इसकी पावर्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस चीज़ को हम वापस से, आप बने रहिए, हम आपको इस चीज़ को वापस से रिकॉल कराएंगे कि जैसे प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती थी तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट एज ए काम करने को वो मिलता था, लेकिन यहाँ वाइस प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है, किसी भी यानी कोई भी रीजन हो सकता है। तो फिर 5 साल के पहले, टाइम के पहले, तो ऐसे कंडीशन में क्या, हाँ 5 साल के पहले सीट वैकेंट होती है तो जैसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराएगा, वही जिसमें वापस से एमपीज आएंगे, वोट करेंगे अगेन, फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो चुना जाएगा। बात करें डेथ हो जाए, इलेक्शन रिजेक्ट कर दे, रिजाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट रिमूव कर दे, तो रिमूव करने का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर बात करें रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट में क्या था, मिनिमम 1/4 मेंबर्स का साइन होना जरूरी था, सहमति, रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। और लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी स्टार्ट करा जा सकता था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये चीज थोड़ी अलग है। अलग कैसे है, प्रोसेस के लिए कोई मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने मेंबर्स बोलेंगे, इतने मेंबर साइन करके देंगे तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अनदर चीज कि रिमूवल प्रोसेस जो होता है केवल राज्यसभा में ही स्टार्ट हो सकता है। तो यदि रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो ये स्टार्ट होगा केवल और केवल राज्यसभा में। इस चीज को समझने के लिए पहले एक चीज समझिए, आप पहले आप पावर्स को समझिए, पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फिर आपको समझ में आएगा अपने आप कि राज्यसभा में क्यों स्टार्ट। वाइस प्रेसिडेंट को 2 तरीके की पावर है, एक तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इसका, राज्यसभा का, दूसरा एक्ट एज प्रेसिडेंट in the case of absence up to 6 month। ये 6 महीने तक काम करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। यदि प्रेसिडेंट की सीट खाली है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की मौजूदगी में नहीं होने पे प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, लेकिन 6 मंथ तक। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। देखिए पूरी चीज़ को समझिए। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का सेकंड सिटीजन, ऐसा नहीं हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट को केवल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट की का रोल दे दिया जाए कि सेकंड सिटीजन को, कि जब प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तब आप काम करना, कि तब तक मैं क्या करूँगा कि बैठे रहो आराम से, घर वर दे रहे हैं आपको, बंगला दे रहे हैं, वहाँ पर बैठे रहो। यानी वो बोलेगा कि फिर मेरे को काम करने को कब मिलेगा, आपको काम करने पे कब मिलेगा, आपको काम करने को मिलेगा जब, आपको काम करने को कब मिलेगा, जब राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, जब राष्ट्रपति रिजाइन कर दे, जब राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट प्रोसेस आ जाए, जब राष्ट्रपति को वो कर दे, उसका इलेक्शन रिजेक्ट हो जाए, रिजाइन कर दे। मतलब मैं राष्ट्रपति की डेथ का इंतजार करूं काम करने के लिए, यही आर्गुमेंट रखेगा वाइस प्रेसिडेंट। मतलब मैं उसका इंतजार करूं कि वो अपना इस्तीफा दे, उसको हटाएगी पार्लियामेंट। ऐसी हाइपोथेटिकल बातें क्यों करवा रहे हो? मैं इंडिया का सेकंड सिटीजन हूं, वाइस प्रेसिडेंट क्या सोचेगा? मैं इंडिया का सेकंड सिटीजन हूं और मेरे पास काम करने को क्या है, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी, प्रेसिडेंट मर जाएगा, तब मेरे को काम करने को मिलेगा। जब प्रेसिडेंट रिजाइन कर देगा, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट हटाएगी। और कौन सी पार्लियामेंट हटा देती है? आज तक किसी प्रेसिडेंट को नहीं हटाया। तो क्या आज तक किसी वाइस प्रेसिडेंट ने काम नहीं करा होगा? पूरे इतने सालों में आज़ादी के बाद केवल एक प्रेसिडेंट की डेथ हुई है, एक प्रेसिडेंट की डेथ हुई है जाकिर हुसैन की। क्या केवल उसी टाइम के वाइस प्रेसिडेंट ने काम करा होगा? मैं तो दूसरा सिटीजन हूँ, मैं तो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ और मेरे को ऐसे फोकट में बिठा रखा है इतना बड़ा पद। तो इसके लिए बोलते हैं
अमेरिका में एक काफी फेमस पद है कि जितना इतना बड़ा पद है वाइस प्रेसिडेंट, उसके हिसाब से इसको काम नहीं है। जितना बड़ा पद है वाइस प्रेसिडेंट सेकंड सिटीजन, जैसे प्रेसिडेंट को कई सारी पावर्स थी, डिप्लोमेटिक पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, इसको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको एक इंतजार है, इसको इंतजार है कि कब इसको काम करने को मिलेगा, और वो इंतजार भी ऐसा है राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, राष्ट्रपति रिजाइन कर दे। तो इसके लिए एक वर्ड है हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। व्हाट इज हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस? ये वर्ड यूज करा जाता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस का मतलब है कि जितना बड़ा नाम उतने ही छोटे दर्शन। वाइस प्रेसिडेंट, जितना बड़ा नाम छोटे दर्शन। क्यों? प्रेसिडेंट को तो डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है। हमको क्या दिया? हमको दिया इंतजार। इंतजार राष्ट्रपति के मरने का, इंतजार राष्ट्रपति के इस्तीफा देने का। अरे वो पागल है क्या जो इस्तीफा देगा? आज तक किसी राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया। इंतजार राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हटा देगी, तो आज तक किसी को नहीं हटा पाई, तो फ्यूचर में किसको हटाने की क्या गारंटी? बात तो सही है। फिर इसको काम वाम कुछ करवाएं वाइस प्रेसिडेंट, फिर घर में बैठा रहेगा, बड़े बड़े डिप्रेशन के शिकार नहीं हो जाए वाइस प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को सूझा कि एक जगह सीट खाली है, वो है राज्यसभा के चेयरमैन की। इसीलिए जब हम क्वालिफिकेशन पढ़ रहे थे तो क्वालिफिकेशन में हमने क्या लिखा था? शुड बी एलिजिबल टू इलेक्ट एज ए राज्यसभा एमपी। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो मेन काम होता है ना, वो राज्यसभा का चेयरमैन का होता है, वह राज्यसभा का चेयरमैन होता है। वो तो कभी कभी मौका मिल जाता है किसी को, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे, हट जाए, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने की। लेकिन कई राष्ट्रपति आ गए इस इंतजार में कि उन्हें राष्ट्रपति के रूप, उपराष्ट्रपति आ गए इस इंतजार में कि उन्हें राष्ट्रपति के रूप में काम करने को मिलेगा। 6 महीने ही सही, लेकिन 6 महीने तो राष्ट्रपति भवन में रहने को मिलेंगे। 5 महीने 6 महीने निकल जाती है, क्योंकि जितने भी कंडीशंस हैं प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करने के लिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करने के लिए, वो सब एक्सट्रीम कंडीशन है, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस हैं। डेथ हो जाए, आपके हाथ में नहीं है ना, वो उस रिजाइन कर दे, क्यों करेगा वो रिजाइन बिना जरूरत के? तो यहाँ पर अब ये राज्यसभा का चेयरमैन भी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे एक काम, एक टाइम पे एक काम, मतलब काम तो इसका ये है राज्यसभा का चेयरमैन बनने का। लेकिन कभी कभी जब प्रेसिडेंट एब्सेंस है, प्रेसिडेंट की सीट एब्सेंट है, वैकेंट है, प्रेसिडेंट की सीट पे वॉइड क्रिएट हुआ है 2 महीने 4 महीने के लिए, तब तक ये एक पॉलिटिकल टूर के लिए राष्ट्रपति भवन रहने चला जाता है। और जब तक, अब 6 महीने के अंदर जैसे प्रेसिडेंट की सीट खाली हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं। तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव, जब तक दोबारा चुनाव नहीं हो जाते, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता, तब तक ये प्रेसिडेंट के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो ऐसे में यदि राज्यसभा की मीटिंग होगी तो क्या उसको भी चेयर करेगा? नहीं, एक पर्सन एक पद। ये काम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले बोला, एक आदमी को एक ही काम देंगे। हाँ ठीक है, तो जैसे जरूरत पड़ी तो आपके 3 महीने 4 महीने के लिए इधर चला जाएगा प्रेसिडेंट के लिए काम करने, तब तक राज्यसभा का चेयरमैन ये नहीं होता। तो राज्यसभा का जो वाइस चेयरमैन होता है वो उस पीरियड में राज्यसभा को संभालता है। तो काम तो क्या है वाइस चेयरमैन का? कहाँ का? चेयरमैन का, राज्यसभा का। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पे इनको पॉलिटिकल टूर के लिए राष्ट्रपति भवन भेज दिया जाता है। एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ये काम करता है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। वो केस का रीजन उसकी प्रेसिडेंट की डेथ, उसका रिजाइन, उसका रिमूवल, उसका इलेक्शन का रिजेक्ट होना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 काम है। और चूंकि जितना बड़ा पद है उतनी इसकी पावर नहीं है, तो इसको लिए क्या वर्ड यूज करा जाता है? हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। तो अब यदि आप ये बोलो ये किसका चेयरमैन है? राज्यसभा का। तो इसको हटाना होगा तो
भाई ये यहाँ तो काम ही नहीं कर रहा ना, ये तो कभी कभी यार जाता भी, ये तो 3 महीने 4 महीने के लिए, इसको कौन हटाने का, इतना टाइम में तो नया प्रेसिडेंट आ जाएगा, जितने टाइम में इसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट है। तो हटाने का तो मेनली काम है कि ये अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा, कहाँ पर, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में। तो इसको हटाने का प्रोसेस भी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, राज्यसभा से। अगेन राज्यसभा से प्रोसेस स्टार्ट होता है, वही 14 दिन का नोटिस मिलता है इसको, राज्यसभा में इस पर वोटिंग होती है। तो फिर लोकसभा, जब राज्यसभा में वोटिंग होती है और राज्यसभा से रिमूव करने की परमिशन मिल जाती है, तो फिर ये मैटर लोकसभा में जाता है और लोकसभा से जनरल सामान्य बहुमत या जनरल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी या जनरल एश्योरेंस सामान्य सहमति ली जाती है लोकसभा से। राज्यसभा में इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जरूरत देखो दो बातें हैं, प्रोसेस राज्यसभा में ही स्टार्ट होगा, राज्यसभा में हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। लोकसभा से केवल पूछा जाता है हम हटा रहे हैं, आप राजी हो, बोलता है राजी हैं, पर हम जनरल मेजोरिटी से राजी हैं, सिंपल मेजोरिटी से। हाँ तो आपकी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, आपका क्या लेना देना है, आपसे पूछ रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। ये वाइस प्रेसिडेंट आपके क्या लेना देना, चेयरमैन तो हमारा है, हम डिसाइड कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं बस ये बता दो हाँ या ना कि हमारी सिंपल मेजोरिटी है। ज़्यादा लोग तो तैयार नहीं है, सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है चलो हाँ ठीक है चल जाएगा। तो राज्यसभा का इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी के साथ सामान्य सहमति जिसको बोलते हैं, उसकी ज़रूरत इसमें पड़ती है। तो ये आपका एक पद, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस वाइस प्रेसिडेंट, जिसे उसकी शक्तियों जितना बड़ा इसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट, काम कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करा जाता है, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। जनरली ये वर्ड अमेरिका में यूज़ करा जाता है। यहाँ पर दो इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको और समझना होगा, वो है आपका, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोल दीजिए, एक ही होता है, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोगों को ये गलतफहमी है कि हमने प्रधानमंत्री को चुना है। कई बार लोग बोलते हैं मोदी जी को हम चुनते हैं, मोदी जी को हमने चुना है। अरे बेवकूफ़ों, आपने चुना है क्या? आपने सीधा वोट दिया था क्या? नहीं दिया था ना। आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके घर वालों में से किसने सीधे वोट दिया था? पूरे देश ने क्या वोट, मोदी जी को वोट दिया था? पूरे देश ने तो वोट दिया था आप अपने अपने सांसदों को। यदि आपने अपने अपने सांसदों को वोट दिया तो आपने अपने सांसद चुने, प्राइम मिनिस्टर चुना। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, गलतफहमी निकाल देना, आपने नहीं चुना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्ट ही नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है बाय प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या करता है, चुनाव के बाद आपने इलेक्ट करा अपने एमपीज को, तो चुनाव के बाद, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर। और यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होती है, तो जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, तो उस कोएलिशन गवर्नमेंट के लीडर को। यदि कोएलिशन गवर्नमेंट के लीडर भी नहीं है और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, जैसे मेजोरिटी चाहिए 272 अभी लोकसभा में, और किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, तो जिस भी सबसे बड़ी पार्टी होगी या जो सरकार बनाने के किसी दूसरे पार्टीज के सपोर्ट से सरकार बनाने के सपोर्ट में होगी, तो वो प्रेसिडेंट कर लेगा। तो कुल मिला के प्रेसिडेंट का ये खुद को यहाँ पर, इस पर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं, या यूँ बोलें, ये वॉलेंटरी डिसीजन ले सकता है, किसी से नहीं पूछता, इसको जिसको मर्जी पड़े वो बना देगा, यदि कोई भी बहुमत नहीं मिला। जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है, ये भी अपॉइंट होते हैं मंत्री, आपने नहीं चुने। आप मंत्री जी आ जाते हैं आपके घर के बाहर, बोलते हैं हमने आपको चुना है। वो बोले हाँ बावड़ो, मैं आपने कब चुना, मेरे को तो प्रेसिडेंट ने भेजा है, प्रेसिडेंट ने चुना है। तो अपॉइंटेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट को यहाँ पर वॉलेंटरी डिसीजन नहीं लेना पाता। वो प्रेसिडेंट को भी प्रधानमंत्री फोन लगा के बोलता है, लिस्ट भेज रहा हूँ, जिस इन को अपॉइंट कर देना। ठीक है साहब, कर देंगे। तो ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दोनों में फर्क समझिए आप। प्राइम मिनिस्टर को वॉलेंटरी प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट को कौन बोलेगा कि इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो? वो खुद देख लेगा, जिसको सबसे ज्यादा बहुमत है उसको दे देगा, ठीक है, उसका वॉलेंटरी डिसीजन। अब प्राइम मिनिस्टर तो समझ में आता है,
अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको बनाए किसको नहीं बनाए वो तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी ना। इसमें भले ही अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा हो, लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, एक फोन घुमाते हैं, लिस्ट भेज रहे हैं, इनको अपॉइंट कर देना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ये पूरा का पूरा मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरी की पूरी बात है आर्टिकल 75। और आर्टिकल 75 और 74 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 में क्या बात लिखी गई है? आर्टिकल 74 में एक बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट जो भी कार्य करेंगे, जो भी बिजनेसेस हैं, ऑल बिजनेसेस, जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं, वो प्रेसिडेंट जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस करेंगे। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो आपका कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो ये आर्टिकल 74। जबकि आर्टिकल 74 डिफाइन करता है, आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 दोनों आर्टिकल को समझ लीजिए, दो ही इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 74 डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दीजिए, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो डिफाइन करता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच के रिलेशन। जबकि आर्टिकल 75 बात करता है अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट किसका? प्राइम मिनिस्टर का। अपॉइंटमेंट किसका? मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के, यहाँ पर बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की करी गई है, कैबिनेट की बात नहीं करी गई। देखिए कई बार कैबिनेट वर्ड यूज होता है तो कंफ्यूज मत होना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी बॉडी है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए एक और चीज मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मर्जी पड़े जितनों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह नहीं दे सकता। कि जैसे 543 मेंबर है, उसमें से आप में से 200 लोगों को मंत्री बना दिया, तो इनके बाप का राज नहीं चल रहा जिसको जितने चाहे उतनों को मंत्री बना दे। अभी राजस्थान में क्या होता है, अशोक गहलोत सरकार में कई सारे लोगों ने चाहते हैं मंत्री बनना, लेकिन बेचारा वो अशोक गहलोत क्या करे, वो बंधा हुआ है, वो 30 से ज्यादा लोगों को मंत्री नहीं बना सकता। ये 30 कहाँ से लाए? ये 30 आया है 15% से। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कितने लोग हो सकते हैं? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 15% ऑफ टोटल लोकसभा एमपीज। और टोटल लोकसभा एमपी 15% निकाल लो किसका? 543 का, लगभग 81-82 मेंबर्स आते हैं। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो क्या होगी? 15% ऑफ जो राज्य में होती है टोटल एमएलएस उस स्टेट में। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 एमएलएस हैं। यदि 200 एमएलए हैं तो टोटल कितने मंत्री बन सकते हैं? तो 200 का 15% निकाल लो, ये आ गया आपका 30। तो 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते अशोक गहलोत, दिक्कत है उनके साथ। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करी। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये कैबिनेट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है, कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा। ये कैबिनेट है क्या? दरअसल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी क्लासिफाई करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप सब डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। ये स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं। एक जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, अंडर कैबिनेट मिनिस्टर, और इसके अलावा एक जो इंडिपेंडेंट होते हैं। दरअसल जिस तरीके से यहां पर
प्रेसिडेंट एडवाइस पे कौन अपॉइंट कर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहा था कि ये मंत्री बनेंगे। लेकिन ये मंत्री बनेंगे, लेकिन कौन कौन सा मंत्री बनेगा? अमित शाह गृह मंत्री बनेगा, एस जयशंकर विदेश मंत्री बनेंगे, अमित शाह मंत्री बनेंगे, निर्मला सीतारमण मंत्री बनेगी, एस जयशंकर मंत्री बनेंगे। ये तो प्राइम प्रेसिडेंट कर देगा अपॉइंट, लेकिन किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये पोर्टफोलियो डिफाइन कौन करता है? ये पोर्टफोलियो डिफाइन करता है आपका पोर्टफोलियो, जो भी पोर्टफोलियो होता है, जो विभाग होता है, मंत्रालय होता है, वो कौन देता है अपने हिसाब से? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर देख लेता है मंत्रालय के हिसाब से, और प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि कौन कौन कैबिनेट में होगा, कौन कौन स्टेट मिनिस्टर्स होंगे। तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है जो किसी कैबिनेट, जैसे हर कैबिनेट मिनिस्टर के पास अपना एक पोर्टफोलियो होगा, और इसी पोर्टफोलियो के अंडर इसी मंत्रालय के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, उसी के नीचे ये काम करेंगे स्टेट मिनिस्टर अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब हो गया कि इनके पास अपना सेपरेट पोर्टफोलियो होगा। यानी इनकी तरह नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर, इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर के पास जो पोर्टफोलियो है वही इनका पोर्टफोलियो होगा, इनके पास अपना अलग से पोर्टफोलियो होता है। ये लिस्ट और लंबी जाती है जिसमें उप मंत्री, संसदीय सचिव आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उप प्रधानमंत्री, लिस्ट काफी लंबी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही दो चीज। तो दो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिफाइन कर रखी है, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे 15% होंगे टोटल लोकसभा सीट के। लेकिन इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कितने कैबिनेट होंगे, कितने इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होंगे, कितने अंडर कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर जो स्टेट मिनिस्टर होंगे, ये डिसाइड खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये इस पे कोई भी कैप नहीं लगी हुई, जैसे यहाँ पर लगी हुई है 15% की, तो यहाँ पर कैबिनेट नहीं है। जैसे यदि 82 मिनिस्टर होंगे टोटल सेंट्रल में, तो उसमें से 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, वो ऐसे बाउंडेड नहीं है नंबर के बेसिस पे। तो याद रखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15%, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। जो सीनियर लोग होते हैं गवर्नमेंट में, उनकी एक मिनिस्ट्री बना ली जाती है, उनका एक ग्रुप बना लिया जाता है, एक ग्रुपिंग बोल दीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि 80-82 लोगों के बीच में 70-80 लोग जो भी होंगे उसके बीच में डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 80 लोगों के बीच में मीटिंग, ऐसा लग रहा है क्लास चल रही है, कुछ सेमिनार चल रहा है, तो संभव नहीं है। सरकार को कई बार डिसीजन लेने होते हैं, तो जो भी डिसीजन लेने होते हैं उनमें कैबिनेट का ही रोल होता है। 10, 12, 15 जो भी लोग होते हैं उनको बिठा के, हाँ भाई क्या करना है इनका, अरे ये तो ऐसे ही बना दिया अपन ने मजे के लिए, ये भी मजे मारे, तो इसलिए। पर सारा काम कौन करती है? कैबिनेट। तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, 15% होगी, इसका जिक्र है। ये तो हमने हमारी सुविधा के लिए बना रखी है, इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि मेन जो रोल होता है वो कैबिनेट का ही होता है। तो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को का डिवीजन भी देखा। तो आज हमने इस लेक्चर में वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में समझा। थैंक यू।